हेलो एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है और 38 रुपीज़ के आसपास ये शेयर अभी अवेलेबल है। आज एक बहुत बड़ी गिरावट है, ये तकरीबन 5% की ये गिरावट है। हर कोई बेचना चाहता था लेकिन किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला क्योंकि खरीदने को कोई तैयार नहीं था। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी रैली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें देखने को मिली। उसका रीजन भी था और वो रीजन क्या था और इस प्राइस पर शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 38 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 82% 83% का ग्रोथ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आई थी, किसी को खरीदने तक का भी मौका नहीं मिला था। ये वो वक्त था। शेयर 21 रुपए के ऊपर था, तेजी आई 23 पर पहुंचा, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और 21 रुपए के आसपास ही शेयर था। लेकिन एक बहुत बड़ी रैली आई जब अनिल अंबानी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। अनिल अंबानी जो इस कंपनी के चेयरमैन है, मालिक है, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और शेयर कुछ ही दिनों में डबल हो गया। पैसा डबल कर दिया इसने 2 हफ्तों में, इसने अपना पैसा डबल कर दिया। 21 रुपीज का शेयर सीधा 42 रुपीज तक पहुंच गया। लेकिन पिछले 2 दिन से यहाँ पर गिरावट है। अब ये रैली क्यों आई, उसका सीधा सीधा रीजन ये था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनिल अंबानी जी ने कमेंट की थी कि रिलायंस इंफ्रा विल बी डेट फ्री इन फाइनेंशियल ईयर 2021। उनके इस स्टेटमेंट से एक ऐसी रैली आई कि लोगों ने भर भर के खरीदारी करना शुरू कर लिया। यहाँ पर देखिए, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर चेयरमैन अनिल अंबानी ऑन ट्यूसडे said the company will be completely debt free this financial year. Reliance Infra, which is sitting on the debt of over rupees 6,000 crore, has been working towards monetizing its assets to reduce the debt. देखिए, 6,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। कर्जा काफी बड़ा है, जरूर हम कह सकते हैं। और ये बात उन्होंने कब कही? Addressing the company's 91st annual shareholder meeting through the online platform, Ambani said Reliance Infra will be debt free company this year. तो उन्होंने कहा कि इसी साल में कंपनी अपने ऊपर जितना भी कर्जा है उन सब कुछ चुका देगी। इससे पहले आप देखिए, इन 2018 द कंपनी सोल्ड इट्स मुंबई एनर्जी बिजनेस टू अदानी ट्रांसमिशन फॉर नियरली रुपीज 18,800 करोड़। और उन्होंने अपना जो मुंबई का जो बिजनेस था अदानी को बेच दिया। एनर्जी का जो बिजनेस था, 2018 की बात है ये। और उससे उनको 18,800 करोड़ रुपए मिले और उससे उन्होंने जो अपना कर्जा था वो 7,500 करोड़ रुपए तक का कम किया। मतलब पहले कर्जा ज्यादा था, अभी उनके ऊपर कम से कम 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। In January this year, the company said it has received in and principal approval from the National Highway Authority of India for sale of its Delhi Agra toll road to Singapore based Cube Highway and Infrastructure for 3,600 करोड़। और कंपनी ने कहा है कि उनकी जो डील है वो वापस से ट्रैक पर आ चुकी है। और तो और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया उनकी तरफ से। अंबानी फर्दर सेड द रिलायंस इंफ्रा हैज अराउंड 60,000 करोड़ of receivables stuck in regularity and execution matters which are pending for 5 to 10 years। तो देखिए, 5 से 10 साल की जो उनके अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए तक के जो रिसीवेबल रेगुलरिटीज उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि कंपनी के जो असेट्स है वो तकरीबन 65,000 करोड़ तक के उनके पास असेट्स है और जो नेटवर्थ है वो 11,000 करोड़ तक की उनकी नेटवर्थ भी देखने को मिल रही है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि Ambani said the engineering and the construction project are fully operational with 5,000 people working on the site। तो जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल काम कर रहे हैं, कोई उसमें कट ऑफ नहीं हुआ है। 5,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं। All the roads toll collection is nearly 75% of pre-COVID-19 period and will be achieved 100% next few weeks। तो देखिए, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के वक्त में भी 75% जितना इनका जो रोड टोल कलेक्शन का काम था वो चल रहा था और उसके साथ साथ आने वाले कुछ हफ्तों में 100% तक का इनका काम शुरू हो जाएगा। तो देखने वाली बात है कि उन्होंने ये कहा तो है, सुनने में काफी अच्छा लग भी रहा है और किसी को भी ललचाने के लिए काफी है ये। और वही एक रीजन था कि शेयर में इतनी बड़ी रैली आई। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी
कि अनिल अंबानी जी के ऊपर एक बहुत 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 बड़ा कर्जा है। अगर आप गूगल में जाकर अगर आप अनिल अंबानी सर्च करोगे और न्यूज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर्जा है वो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा ये कर्जा है और क्या क्या न्यूज है उनके खिलाफ। अगर आप देखोगे तो आप खुद देखिए कि रिलायंस इंफ्रा की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंफ्रा ने 7 बार डिफॉल्ट किया है यस बैंक से जो पैसा उन्होंने लिया था उसको चुकाने में। 7 बार डिफॉल्ट कर चुकी है, पैसा लिया बैंक से लेकिन पैसा चुकाया नहीं। उसके साथ आरकॉम की जो लोन है उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो अनिल अंबानी जी ने पूरा डिनाई कर दिया कि भैया उन्होंने कोई पर्सनल गारंटी यहाँ पर दी ही नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उनके खिलाफ गया है कोर्ट में और कहा है कि भैया पैसा चुका 1200 करोड़ रुपए तक का पैसा इनको लेना है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों से, तो वो अभी तक इनको मिला नहीं है। और तो और जेल जाने तक की भी कई सारी बातें चली, लंदन कोर्ट में इनके खिलाफ केस चल रहा है, चाइनीज जो कंपनीज है उन्होंने इनके ऊपर केस ठोका है, चाइनीज बैंक ने इनके ऊपर केस ठोका है, आरबीआई ने भी यहाँ पर कई सारी चीजें इंटरवीन भी यहाँ पर किया हुआ है। तो काफी ट्रबल में है इनकी जितनी भी कंपनीज है, चाहे हम आरकॉम की बात करें, रिलायंस नेवल की बात करें, चाहे रिलायंस कैपिटल की बात करें या फिर चाहे हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है इनकी। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो मुश्किल से तकरीबन 7 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है एनएससी में, और बीएससी में तो मुश्किल से 50 से 60 हजार का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में आप खुद देखिए, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेच रहे हैं, अनिल अंबानी खुद यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप प्रमोटर की होल्डिंग जो दिसंबर तक 35% तक थी, आज वो 14 से 15% तक पहुंच चुकी है। एफआईएस भी यहाँ पर अब इक्वाली कर रहा है, 15.19% की होल्डिंग 12.84% है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट एग्जिट होने की कगार पर। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.77% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 10.61% की होल्डिंग है और उसमें से भी 66% की होल्डिंग गिरवी है। तो कहीं भी किसी भी तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं लग रहा है ये। 42 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 57 एफआईएस ने अपना पैसा लगाया है, लेकिन सरप्राइजिंगली हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको एचडीएफसी लिमिटेड दिख जाता है, जिनके पास 8.27% की होल्डिंग है। मैं वाकई में शॉक्ड हूँ जब मैंने पहली बार देखा था एचडीएफसी लिमिटेड को। हालांकि इससे पहले भी मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और इससे पहले भी मैंने एचडीएफसी लिमिटेड को देखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि एचडीएफसी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी में वाकई में थोड़ा शॉकिंग मुझे जरूर लगा था। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 45.74% के आसपास देखने को मिल रही है। 2018 में काफी बढ़िया डिविडेंड ये पे करता था, 95% का डिविडेंड पे करता था, मतलब 9.5 आपको मिल रहे थे। 2018 तक रिलायंस एडीएजी ग्रुप की जितनी भी कंपनी थी वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, चाहे हम रिलायंस कैपिटल की बात करें, चाहे हम रिलायंस इंफ्रा की बात करें, अच्छे खासे परफॉर्मेंस है। रिलायंस नेवल भी अच्छे खासे परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, लेकिन सारा मामला गड़बड़ा गया पिछले 2 साल में। पिछले 2 साल में इनका बिजनेस एकदम टूट गया, एकदम टूट गया कि वापस अब उठने का आसार मुझे तो नहीं लग रहा है अभी के तौर पर। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसके देखने को मिल रही है। पी काफी सस्ता है, किसी को भी ललचा सकता है, 0.98 का पी है। इंडस्ट्री पी 10 का है, बुक वैल्यू 400 है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत कम 0.10 है, काफी कम है ये। डिलीवरी तकरीबन 53% है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग यहाँ पर खरीदने की बात कर रहे हैं, 15% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें तो कंपनी ने लॉस बुक किया है, इस बार 122 करोड़ का नुकसान हुआ है इनको। हालांकि इससे पहले के जो 3 क्वार्टर थे वो काफी अच्छे थे, 300 साढ़े 300 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था। पिछले साल 1900 करोड़ तक का लॉस भी इनको हो चुका है। तो रिजल्ट्स मुझे उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगे हैं इनके कि हम ये कह सके कि भैया सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उतने अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं है। शेयर होल्डिंग भी मुझे काफी गड़बड़ यहाँ पर दिख रही है। अब खुद देखिए एक ही साल में 41% की होल्डिंग 15% से भी कम देखने को मिली है प्रमोटर की, जो पहले 40.98% थी, आज वो 14.70% है। गिरवी रखे हुए शेयर्स पहले 98% के शेयर होल्डिंग यहाँ पर गिरवी थी, 98%, अब 66% है, लेकिन फिर भी बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं, शायद ही उसी का नतीजा भी है। एफआईज पहले 30.49% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते थे, आज 12.84% है। एफआईज धीरे धीरे से अपनी होल्डिंग को बेच रहा है। याद रखिए ये जो तेजी आई है ना, ये जो तेजी आई थी ना, उसमें बहुत सारे एफआईज और म्यूचुअल फंड ने एग्जिट ली होगी।
इवन प्रमोटर ने भी एग्जिट यहाँ पर ले ली होगी, लेकिन रिटेल निवेशक ने खरीदारी करके फंस गए होंगे रिटेल निवेशक, ये मेरा मानना है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.94% की जो होल्डिंग थी अब वो 4.77% है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 1.41% की होल्डिंग थी वो 0.01% है। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जहां पर प्रमोटर भाग रहे हैं, एफआईज भाग रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भाग रही है, म्यूचुअल फंड भाग रहे हैं, इवन इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि कोई छोटी मोटी होल्डिंग नहीं गिरा है, बहुत बड़ी होल्डिंग ये लोग अपनी गिरा रहे हैं। तो ऐसे में खरीदारी करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। फंड हाउस जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी कंपनी को लेकर, वो किसी भी शेयर्स में ऐसा ही पैसा नहीं लगाते, बड़ी टीम होती है रिसर्च करने के लिए उनकी। और आप खुद देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। अगर ये इसका मैं आपको ऑल टाइम हाई दिखाऊं तो आप सोचेंगे कि इतने बड़े लेवल से ये शेयर टूटा है। 2500 2600 रुपए के 2600 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटा है। 2008 में ये शेयर ट्रेड करा था 2600 रुपए के लेवल पर, कंटिन्यूसली ये शेयर टूटा है। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। अगर मैं आपको एक साल का ग्राफ दिखाऊं तो ये ट्रैप पहले भी बना था। खुद देखिए यहाँ पर शेयर कहाँ था, 18 रुपए के ऊपर था। बाद में क्या हुआ, ऐसी रैली आई कि सीधा शेयर चला गया 45 रुपीज के आसपास, 47 रुपीज के आसपास। लेकिन वापस क्या हुआ, टूट कर आ गया 20 रुपए पर। वापस रैली आई, 20 रुपए का शेयर सीधा पहुंच गया 32 रुपए पर, लेकिन वापस शेयर टूटा और वही 32 का शेयर 9.5 रुपए तक आ गया। वापस एक रैली आई, 9.5 रुपए का शेयर कहा गया 23 पर, वापस टूट के आ गया 15 पर। वापस रैली आई है, शेयर पहुंचा है 40 पर। अब वापस एक गिरावट आएगी जो वापस इसको 30 रुपए से भी नीचे ला के फेंक देगी। तो मैं यही कहूंगा कि ये ट्रैप होता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिलायंस कैपिटल की बात करें, रिलायंस नेवल की बात करें, एडीएजी ग्रुप की कंपनी में जो ऑपरेटर्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवली गेम खेलते हैं और आपको लगता है कि यहाँ से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद में ऐसी गिरावट आती है कि आपको बेचने तक का मौका नहीं मिलता। जब तेजी आएगी तब आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, और जब आपको खरीदने का मौका मिलेगा तब वो शेयर गिरने की कगार पर होगा, क्योंकि वहां से इसका जो डाउन ट्रेड है वो शुरू हो जाता है और आप यहाँ पर फंस जाते हो और ऐसी गिरावट शुरू होती है कि बाद में आपको बेचने तक का मौका नहीं मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें इस शेयर को। एडीएजी ग्रुप की कंपनियों को मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मेरी तरफ से अवॉइड करने की ही सलाह है। ये ऐसी गिरावट इसमें आएगी कि आपको बेचने तक का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और तो और जो बिजनेस है वो मुझे नहीं लगता कि उतना खास और उतना अट्रैक्टिव है, और जिस तरीके से ट्रबल में अभी अनिल अंबानी ग्रुप चीफ फंसे हुए हैं, तो निकलेंगे कि नहीं और किस तरीके से निकलेंगे, कौन कौन सी कंपनी को फायदा होगा, कौन सी कंपनी डूबेगी, आरकॉम जैसे और कितनी कंपनी बाहर ऐसे हो जाएगी, तो वो कहना मुश्किल है। तो मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह है। यहाँ पर खरीदारी की है तो अगर तेजी आती है तो फायदा उठाओ और एग्जिट कर जाओ, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।